आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नया सिलेबस है आरबीएससी का या जो एनसीईआरटी का या जो सीबीएसई का जो नया सिलेबस है सत्र 2021-22 के अनुसार उसका हम विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। हम देखो इस वीडियो में खास बात मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। इसमें एक तो आपको कंप्लीट टॉपिक करवाया जाएगा यानी पूरा लेसन आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में आपको मैं नोट्स भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। साथ में अपने एग्जाम में जो मोस्ट क्वेश्चन आएंगे उनके भी वीडियो अपन बनाएंगे और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि जो पाठ्यपुस्तक की जो प्रश्न है उनको आपको किस प्रकार से सोल्व करना है और एग्जाम में इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले है हमारे पास में अम्ल। तो देखो अम्ल जैसा कि नाम से पता लग रहा है अम्ल का मतलब होता है खटास, यानी कि किसी चीज़ को अपन जीभ में रखे, जीभ के ऊपर रखे देखें और वहाँ से अगर हमें खट्टापन महसूस होता है तो वह अम्ल कहलाता है। अब देखिए अम्ल को या हर किसी भी रसायन को जीभ के ऊपर टच करके या स्पर्श करके हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको अम्ल का पता करना है तो उसके लिए ट्रिक होती है अनिल की कि अम्ल कैसी है क्षार कैसी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको ये याद रखना, हमेशा याद रखिएगा इस बात का, अनिल। ये पेन चल नहीं रहा है, मैं दूसरा लेता हूँ एक बार पेन। अनिल, जैसे मान लीजिए अनिल, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है। अम्ल का मतलब होगा कि जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं उससे अम्ल कहते हैं। और जब क्षार की बात आएगी तो आपको इसका उल्टा कर देना है कि लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे वो क्षार कहलाएंगे और अम्ल का मतलब जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अब दूसरी पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को इनकी। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन अम्लों को अगर आप जल में घोलेंगे तो H+ आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? H+ आयन देंगे जब आप अम्लों को पानी में घोलेंगे तब। उदाहरण HCl या H2SO4। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 जो कि अम्लों का राजा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो दो शब्द है अपने पास में, सांद्र और तनु। सांद्र का मतलब होता है कि जब किसी भी विलेन में उस अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा है, जैसे सांद्र अम्ल बोल रहा है इसका मतलब इसमें अम्ल की मात्रा तो होगी ज़्यादा और पानी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर कम। अगर तनु की बात आएगी तो ध्यान रखना तनु में हमेशा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे वह किसी भी विलेन की बात कर रहा हो। तो ये अम्ल हो गया। अगला अपन देखते हैं क्षारक या बेस। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अब कड़वे का मीठे का पता कैसे लगाया गया? देखिए कुछ तो प्राकृतिक होते हैं जिनको अपन जीभ पे रखकर चेक कर सकते हैं, जिनका हमें ज्ञात होता है। लेकिन रासायनिक विधियों में क्या करते हैं, इनको चेक करने का तरीका होता है, वही ट्रिक याद रखना। अनिल वाले में वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी लाल लिटमस है, इसको नीले में बदल दिया, क्षार कहलाते हैं। ये जलीय विलेन में OH आयन देते हैं। यहाँ पर अम्ल कैसे दे रहे थे? H+ आयन और यहाँ पर OH आयन दे रहे हैं, जैसे NaOH क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर इन क्षार को आप पानी में घोल दोगे तो उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बात करते हैं सूचक। देखो सूचक का मतलब होता है जो सूचना देता है। सूचक का मतलब क्या होता है? जो सूचना देता है, यानी किसी विलेन के अंदर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को जो बता रहे हैं या जो उनका रंग बता रहे हैं, उनके गंध बता रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पर सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो सूचक यानी कि जो सूचना देने वाले होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित यानी जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया है, और तीसरा होता है गंधीय सूचक यानी गंध के द्वारा हमें एहसास होता है। तो देखो प्राकृतिक सूचक में क्या? प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी नाम से पता लगा, यानी नेचर के द्वारा जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गया। ठीक है, हल्दी भी तो होती है, जैसे कई बार अगर पीला रंग हो जाता, जैसे मान लो हल्दी कपड़ों के ऊपर लग गई, फिर अपने नींबू वगैरह टच कर दिया तो हल्दी कैसी हो जाएगी? यहाँ पर पीली हो जाएगी। अगर क्षार टच करवाएंगे तो हल्दी कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक हो गया। दूसरा सूचक है यहाँ पर
कृत्रिम सूचक जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया, वे सूचक जो रसायनों से बनाए जाते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फ्थेलिन हो गया। तीसरे सूचक होते हैं गंधीय सूचक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाए। देखो, गंध का मतलब होता है खुशबू या स्मेल। स्मेल के द्वारा अगर आप लोग पहचान कर पा रहे हैं तो वो सूचक होते हैं गंधीय सूचक। जैसे प्याज का रस, प्याज में आती है ना स्मेल, वनीला यानी जो अपना आइसक्रीम वाला फ्लेवर हो गया, या लौंग का तेल यानी लौंग होती है लौंग, जैसे अपने सब्जी वगैरह में या इसमें डालते हैं वो होती है लौंग। एक खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या आप जानते हैं लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। यह बैंगनी रंग का उदासीन सूचक होता है। यानी कि लिटमस जो अपन बार बार लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं वह क्या है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक थैलोफाइटा वर्ग होता है, यानी एक पादप होता है उस जिसका नाम होता है लिचेन, वहाँ से इसको निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है अगले हेडिंग अपने पास में अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल और क्षार इनके रासायनिक गुण, यानी किन किन विधियों के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, यानी इनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धातु के अम्ल व क्षार से क्रिया करवा के देखेंगे। देखो, रासायनिक गुण ज्ञात करने के लिए आपको विभिन्न अलग अलग के साथ में आपको अभिक्रियाएं करवानी पड़ती है। तो धातु के साथ में अगर अपन अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं, एक बार तो अम्ल की करा रहे हैं, एक बार क्षार की करा के चेक कर रहे हैं कि क्या चेक कर रहे हैं अपन इनके रासायनिक गुणों को। तो अगर धातु की क्रिया अपन अम्ल के साथ कराएंगे तो अम्ल प्लस धातु बराबर क्या बनाएगा, लवण, और बाहर क्या निकलेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। अम्ल की क्रिया आप धातु से, जैसे अम्ल है यानी HCl अम्ल है, धातु क्या है यहाँ पर जिंक है, दोनों की अभिक्रिया होगी तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, साथ में हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार क्षार के साथ अपन कराते हैं तो क्षार है प्लस धातु है, लवण प्लस H2 अर्थात कोई NaOH है, इसकी क्रिया अपन कराएंगे। जिंक के साथ में, जिंक क्या है, धातु, NaOH क्या है, क्षार है, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। ठीक है, अगले अपन बात करें हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। देखो, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए जैसे कि आपकी किताब में भी दे रखा है 2.1 नंबर है, जिसमें आपको दिखा दूँ एक बार, ये है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है। हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, हमने क्या किया है, एक स्टैंड लिया, यहाँ पर हमने एक परखने सेट की है, और ये जो हाइड्रोजन जो इसमें हमने क्या क्या डाला मैं आपको बताऊँ। देखो, एक परखनेली में 5 ml H2SO4 अम्ल लीजिए, ये परखनेली है, हमने इसमें 5 ml H2SO4 ले लिया, साथ में मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे आपको जिंक के टुकड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रखा है जिंक के टुकड़े। अब जिंक के टुकड़े डालने के बाद में सतह पर देखते हैं, सतह पर हमें क्या प्राप्त होता है। अब हमें पता है इस चीज़ का कि यहाँ से छोटी छोटी बूंदें प्राप्त होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अम्ल की क्रिया अगर आप किसी धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, अभी हमने रिएक्शन देखी थी ना, ये यहाँ पर देखो, अम्ल की क्रिया जिंक के साथ करवाएंगे, अम्ल की क्रिया जिंक के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन मुक्त होती है इधर। तो इसका मतलब जब आप इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो अपन देखेंगे इसको एक नली के द्वारा पानी के अंदर जोड़ा गया है। अब ये पानी कैसा है, साबुन का विलयन है। अब इस पाइप के अंदर, यानी कि जब मैंने जिंक डाला H2SO4 यानी अम्ल डाला, जिंक यानी धातु प्लस अम्ल मिलाया, तो यहाँ से हमने देखा कि गैस निकलती है, और इस गैस को अपन ले रहे हैं साबुन के विलयन में। अब अपन इसको जो इस बुलबुले के रूप में जो गैस निकल रही है, इसके पास में अगर अपन मोमबत्ती लेके जाएंगे तो यहाँ पर फट फट की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस जलती है। यानी अगर इस मोमबत्ती के साथ में से पट पट की आवाज़ आती है तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि धातु की क्रिया जब हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो यही बात थी अपनी कि अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। एक नोट की बात है, देखो ए हो गया, बी है अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करवाते हैं। बाइकार्बोनेट को अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो नोट एक क्षारक यानी क्षार होते हैं जो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात हमें सर इस किताब के अंदर या इस चैप्टर के अंदर केवल अम्ल की अभिक्रिया करवानी है कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ में। चलिए आगे,
अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करेंगे तो अम्ल है, अगर उसकी क्रिया आप धातु कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे तो हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको शुरुआत से समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे अम्ल की बात अपन जैसे वही अपन ने HCl अम्ल लिया, कार्बोनेट ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट लिया तो हमें लवण बनेगा। लवण क्या है यहाँ पर NaCl, साथ में CO2 प्लस जल प्राप्त हो जाता है। तो अम्ल की क्रिया अपने कार्बोनेट के साथ करवा दी। अब अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ में करवा के देखेंगे। ये अम्ल की क्रिया अपन बाई कार्बोनेट के साथ में कराकर देखते हैं। तो अम्ल है, इसकी क्रिया अपन कराएंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बाई कार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो HCl की क्रिया अपन कराएंगे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे तो हमें लवण मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो CO2 परीक्षण है, इसको CO2 परीक्षण के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डायग्राम, कि डायग्राम के अंदर आप किस प्रकार से CO2 का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार अपने हाइड्रोजन का किया था उस प्रकार अपन इधर ये भी करते हैं। देखो चलें, 2.2 चित्र है। देखो क्या करना है अपने को, करना क्या, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ दो, आपको एक प्रश्नावली लेनी है। यहाँ पे आपको एक प्रश्नावली लेनी है A और B। आप तो इसे सोचिए, देखो ये आपने एक प्रश्नावली ले ली है, ठीक है, इसमें आपने क्या मिलाया, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, इसमें आपने क्या मिलाया, सोडियम कार्बोनेट मिलाया, साथ में आपने यहाँ पर क्या लिया है, देखो अम्ल लिया है। मैंने क्या लिख रहा है यहाँ पर HCl, यानी कि अपन ने जैसे रिएक्शन में जिस प्रकार से यहाँ पर देखो, एक बार देख लो आराम से आप लोग देख लो, जैसे कार्बोनेट के साथ यानी पहले अपन अम्ल लिया, उसके बाद में अपन ने कार्बोनेट ले लिया, उसके बाद में जब हमने दोनों को ले लिया तो हमें बाहर क्या मुक्त हो रही थी, CO2 प्लस जल। देखो सुनो, इस प्रयोग के लिए आप सबसे पहले इस रिएक्शंस को याद कर लो कि अम्ल प्लस कार्बोनेट, जब अम्ल के आप कार्बोनेट को मिलाएंगे, अम्ल और कार्बोनेट को जब आप आपस में मिलाएंगे एक प्रश्नावली के अंदर, तो आप लोगों को एक गैस प्राप्त होगी। इधर आप लोगों को एक गैस प्राप्त होगी और यह गैस होती है CO2 गैस। ये गैस कौन सी होती है, CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अम्ल प्लस कार्बोनेट, यानी कि ये अम्ल है ये कार्बोनेट है, जब आपने इन दोनों को एक जगह मिलाया तो आपको CO2 गैस प्राप्त होती है, जिसका हमने पता इधर लगा दिया। हमने एक चूने का पानी डाल दिया उसमें, और जब CO2 जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों इतनी अभिक्रिया थी, कहीं घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आराम से चलिए। तो ये अपना हो गया CO2 परीक्षण। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन का परीक्षण किया था, सेम इसी प्रकार किया। अब मैं आपको रिएक्शन यानी जो एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझो आप लोग। अगर CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया, जैसे अपन ने देखा था ना अभी बाहर प्रश्नावली में से बाहर निकल रहा था। तो ये जो चूने का पानी है यहाँ पर CaOH2, ठीक है, ये बुझा हुआ चूना, जब इसमें प्रश्नावली में CO2 गैस आएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके कारण उस पूरी प्रश्नावली का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन अपन ज़्यादा मात्रा में अगर CO2 प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन, यानी पानी की तरह रंगहीन हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा कम लेंगे तो दूधिया हो जाएगा, ज़्यादा लेंगे तो उसका रंग ही उड़ जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2, यानी इसकी मात्रा जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था दूधिया, अब उस दूधिया के अंदर आपने और CO2 प्रवाहित कर दी तो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जिसका रंग कैसा होता है, रंगहीन। ठीक है दोस्तों, तो 2 अभिक्रिया हो गई अपनी। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार को अगर अपन आपस में मिलाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होता है, साथ में जल मुक्त होता है। जैसे अम्ल हो ले लिया अपने HCl, NaOH, तो आपको दिख रहा है NaCl, इधर से NaCl निकल जाएगा, इधर से HOH यानी H2 निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। अगली अभिक्रिया अपने पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जब अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, तथा समाप्त करने का मतलब
यानी जब आपने एक तरफ तो अम्ल लिया, एक तरफ क्षार लिया, जब अम्ल और क्षार दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और जल का निर्माण करते हैं, साथ में लवण, जल का निर्माण करते हैं, साथ में लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अम्ल लिया, आपने क्षार लिया, दोनों का आपने मिलाया तो आपको लवण प्राप्त होगा, साथ में जल प्राप्त हो जाता है। तो अभिक्रिया कैसी है इसकी देखते हैं। अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करवा के देखते हैं। यानी कि अम्ल के साथ में अपन धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से धातु, जैसे CuO, MgO, Cu का मतलब कॉपर ऑक्साइड, MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो कॉपर ऑक्साइड की करवा के देख लेते हैं एक बार। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब आप अम्ल से करवाएंगे तो आपको लवण प्राप्त हो जाता है। लवण है कॉपर क्लोराइड प्लस जल। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, आप ऊपर वाली चीज़ याद कीजिए सबसे पहले कि आपको सबसे पहले याद क्या करना है। सबसे पहले आपको याद यही करना है कि अगर आप अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल की क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको लवण प्राप्त होगा, साथ में जल मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा के देखते हैं। ये अपना धात्विक ऑक्साइड था, ये अपना अधात्विक है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखना इस बात का। अधात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं लगभग सभी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षार प्लस अम्लीय, यानी जो क्षारक है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस CO2। CO2 कैसे होती है, अधात्विक है। CO2 धातु थोड़ी होती है, नहीं होती है सर। CO2 कैसी होती है, अधात्विक होती है। जब दोनों की क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, लवण। H2O का मतलब हो गया जल। ठीक है, तो ये होगी अपने उदासीकरण अभिक्रिया। अगली है जलीय विलयन में करवा के देखते हैं अपन अम्ल व क्षार। तो अम्ल है, अम्ल का जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जल में H+ आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। तो H+ आयन यानी कि H+ आयन कब देंगे, यानी जैसे आपको पता है H2O होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। जैसे अपन हाइड्रोनियम आयन को कैसे बनाएंगे, H2O पानी तो है ही, लेकिन पानी में अम्ल क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इसके कारण क्या बन रहा है H3O, और H3O+ को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण ले, जैसे HCl प्लस H2। HCl से हमें H+ प्राप्त हो रहा है। देखो अभी हमने क्या बोला था, अम्ल का मतलब जिनको पानी में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो HCl से हमें H+ मिल जाएगा जो इस H2O के साथ में जुड़ जाएगा तो H3O हो जाएगा, और ये Cl बच गया, वो एज इट इज यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई अम्ल के साथ में। अब क्षार को अपन घोलेंगे तो हमें पता है कि सर ये कौन सा आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। तो NaOH है, पानी में घोलेंगे तो Na+ और OH- देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होगी अम्ल व क्षार को पानी में घोलने पर अभिक्रिया। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षार को ही क्षार कहते हैं। यानी देखो मेरी बात समझो, जो अपन क्षारक और क्षार का मतलब तो ये हो गया वो पदार्थ हैं जो घुलते हैं या जो नहीं घुलते हैं। यानी कि जो पदार्थ घुलते हैं वो तो क्षारक है। देखो दोबारा बोलता हूँ मैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये वे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं है। जल में जो घुलते हैं यानी कि जो पानी में आराम से घुल गए, जैसे कि NaOH। तो NaOH को हम क्षार कहते हैं। NaOH को अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और ये NaOH क्या होता है, पानी में घुल जाता है, अर्थात वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। जल में अम्लीय क्षार की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अतः कांच की बीकर को हिलाते रहें। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, जब अपन इनको पानी में घोलते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये बीकर कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का शेपी का मतलब होता है ऊष्मा दे रही है, अर्थात जो कांच का जो गिलास होता है, जो बीकर होता है, वो हो जाता है गर्म। तो गर्म हो जाएगा तो टूट सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको दीवार के सहारे से धीरे धीरे डालेंगे, इसे धीरे धीरे डालेंगे, जिसकी वजह से गर्म कम हो और अपना जो प्रणाली है या जो भी हमारे पास में जो कांच का पात्र है वो टूटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपन।
अम्ल व क्षारकों की प्रबलता की बात करते हैं कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता का हम पता कैसे लगाएंगे, किस पैरामीटर के आधार पर इनकी प्रबलताओं का पता लगाया जाता है। तो किसी क्षारक की या किसी अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। H+ आयन हमें पता है अम्लों की होती है, OH- आयन किसकी होती है, क्षारकों की होती है। और इसकी प्रबलता हम pH स्केल से ज्ञात कर सकते हैं। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसके अंदर अपन किसका पता लगाएंगे, हाइड्रोजन की सांद्रता का पता लगाएंगे। अगर जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता का मान ज़्यादा होगा तो वह अधिक अधिक अम्लीय होगा, सॉरी दोस्तों, यानी जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता का मान ज़्यादा होगा वह अम्लीय होगा, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता का मान कम होगा वह क्षारीय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल दिया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P एक सूचक है जो जर्मन शब्द पुसांस से बना है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो देखो जो डायग्राम है उसको आप लोग एक बार आराम से देख लो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक के पूरे पैमाने होते हैं। बीच में 7 लगाएंगे, 7 के ऊपर क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। अब वो किस आधार पे होता है वो देखो, इधर आप लोग नोटिस करके देखो, इधर H+ की सांद्रता आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। इधर देखो, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो इधर, ठीक है। तो आप इस 7 से जैसे जैसे आप इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन का मान बढ़ रहा है, अर्थात 7 से अपन जैसे जैसे इधर 0 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे pH वैल्यू यानी कि इसका pH मान तो घट रहा है लेकिन इसका अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं अम्लीयता समानुपाती होती है हाइड्रोजन आयन की संख्या के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन का मान बढ़ाते जाएंगे, H+ आयन का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विलयन में अम्लीयता बढ़ती जाती है। सेम इधर अपन आएंगे तो देखो, इधर आप लोग नोट करके देखो थोड़ा सा, इधर देखो आप, जैसे जैसे आप आगे 7 से ऊपर आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे OH का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जहाँ पर OH का मान बढ़ता जाएगा तो वह गुण कौन सा बढ़ाएगा, क्षारीय गुण बढ़ाएगा। आप लोग देखो, इधर से 0 से अपन 14 की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे हाइड्रोजन की वैल्यू कम होती जा रही है। इधर तो वैल्यू हाइड्रोजन की कम होती जा रही है, इसका मतलब क्षारीयता का गुण धीरे धीरे बढ़ रहा है 7 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सही समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान रखना है, इधर अम्लीयता का मान ज़्यादा होता है, इधर क्षारीयता का मान ज़्यादा होता है। इधर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कारण, इधर OH आयनों की सांद्रता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जठर रस का pH कितना होता है, 1.2। जठर रस यानी अपने पेट में जो रस होता है उसका pH मान होता है, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। नींबू में कितना होता है, 2.2 pH होता है। शुद्ध जल में 7 होता है। और हमारे खून का pH कितना होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जो अपने इनो पीते हैं ना, उस इनो का होता है 10 pH होता है, यानी सर क्षारीय होता है। और NaOH विलयन का कितना होता है, 14। तो देखो NaOH विलयन क्या होता है, प्रबल क्षारीय होता है, और जठर रस क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, अब pH का महत्व देखते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के मध्य कार्य करता है। ध्यान रखना इस बात का। बरसात का जल अगर इसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं, दांत मोटे से पतला होना शुरू हो जाते हैं। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। शुक्र ग्रह पर यानी कि जो वीनस है उसके वायुमंडल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों के बादल बने हुए, यानी कि वहाँ का वायुमंडल कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, लवण की बात करते हैं। देखिए लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो लवण मिलता है, साथ में जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लवण का मतलब HCl हो गया, क्षार का मतलब NaOH हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो लवण बन गया, यानी लूण यानी कि नमक, और नमक का सूत्र भी होता है NaCl + H2 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए आप इसको एक बार, NaOH, देखिए NaCl NaCl, तो H तो ये बच गया और OH ये बच गया, तो H2 निकल गया, यानी अम्ल और क्षार को हमेशा मिलाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होता, और यही नमक का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है, नमक का सूत्र भी है।
आगे अपन बात करते हैं लवणों से रसायनों का निर्माण, यानी कि लवणों की मदद से कौन कौन से रसायन बनते हैं, जैसे NaOH, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ये कौन कौन से हैं ये अपन आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं NaOH दोस्तों। NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब NaOH कैसे बनाते हैं, NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH बनाता है। यानी जो नमक का जो विलयन है, नमक का विलयन हो गया ना, नमक को आपने किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया, ऊपर से आप लोग करंट लगा रहे हैं, तो करंट लगाएंगे तो आप लोगों को जो पदार्थ मिलेगा वो होगा NaOH, साथ में यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलेगी, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, और इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं क्लोर-क्षार प्रक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, क्लोर-क्षार अभिक्रिया। आप लोगों को एक डायग्राम में यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए डायग्राम क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मेरे पास किताब है और यही 2.8 है, ये देखिए, ये देखिए, आप आराम से देखिए, आराम से। ये नमक है, लवण है। जब अपन यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड के ऊपर आपको प्राप्त होगी हाइड्रोजन गैस, एनोड के ऊपर आपको प्राप्त होगी Cl2 गैस, और कैथोड के पास प्राप्त होगा आपको NaOH। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब कैथोड एनोड क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। आपको पता है बैटरी के ऊपर प्लस और माइनस दो खूंटे होते हैं, तो वो वही क्या होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं। जो हाइड्रोजन है इसका यूज़ कहाँ होता है, ईंधन में, मार्गरीन में, खाद बनाने में या अमोनिया में होता है। Cl2 होता है, इसका काम क्या होता है, पानी को साफ करने में, स्विमिंग पूलों में होता है। PVC के जो पाइप होते हैं रोगाणुनाशक में होते हैं, या CFL में होता है, कीटनाशक बनाने में होता है। और NaOH का यूज होता है धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, इनमें इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। कैथोड पर हाइड्रोजन है, एनोड पर Cl2 गैस मिलती है, और कैथोड के ऊपर ही NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे। आगे अपन देख लेते हैं इसका। तो ये NaOH हो गया। अगला है हमारे पास में विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, तो बुझेविच, अब इसको बनाएंगे कैसे, बुझा हुआ चूना होता है, उसके ऊपर अगर अपन Cl2 के अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमें यौगिक प्राप्त होगा उसे अपन विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 प्लस जल काणु बाहर निकलता है। तो देखिए बुझा हुआ चूना है ये CaOH2, अगर अपन Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसका यूज क्या होता है, वस्त्र उद्योग में, यानी जो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या लिनेन के विरंजन में, उद्योगों में अपचाय के रूप में, जो अपन जो पानी पीते हैं उसमें से बैक्टीरिया को मारने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे अपन बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या जिसे अपन खाने का सोडा भी कहते हैं। जैसे मिठाइयाँ वगैरह हो गई, या कचौरी समोसा हो गया, उनको अपन फुलाने में जो सोडा मिलाते हैं वो सोडा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह दुर्बल असंक्षारक होता है, यानी कि इसका अपघटन बहुत कम होता है। इसको बनाते कैसे हैं, NaCl प्लस CO2 प्लस जल प्लस अमोनिया। जब इनकी आपस में विक्रिया कराएंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, साथ में हमें खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है NaHCO3। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करेंगे अपन कैसे, अगर खाना बनाएंगे, यानी खाना बनाएंगे तो खाना वैसे गर्म होता है, यानी कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में प्लस जल में प्लस CO2 में बदल जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटी एसिड का मतलब है जैसे कई बार अपने खटाई हो जाती है ना, जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ में जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं इनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। देखो बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, जब ये बेकिंग सोडा होता है, अगर अपन उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो जो नया यौगिक बनेगा उससे अपन बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, अगला अपना धोने का सोडा Na2CO3.10H2। याद रखना, देखो 10H2 क्या, ये जो H2O के आगे जितनी भी संख्या लगाई गई है इसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल, या क्रिस्टलन संख्या होती है किसी कार्बोनेट की या किसी यौगिक के बाहर जो आगे जो संख्या लगाई जाती है इसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन संख्या कहते हैं। ठीक है,
इसको मैं आपको लास्ट में और थोड़ा समझा दूंगा ढंग से। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट का अपन जल जोड़ देंगे। अगर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर अपन जल जोड़ देंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे अपन धोने का सोडा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कांच में, कागज में, साबुन उद्योग में, घरों में अपन साफ सफाई में इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता को कम करने में, यानी जैसे झाग बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अगला अपना पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल का अणु त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे अपन हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, और इसी को अपन पीओपी कहते हैं। कैसे करते बताता हूँ मैं आपको एक बार। देखो रिएक्शन देखो, ये अपना पीओपी है। अगर इस पीओपी के अंदर अपन जल का अणु जोड़ देंगे तो जिप्सम बनाएगा। तो जब अपन इसका निर्माण करेंगे तो उल्टा बनाएंगे, नहीं, जिप्सम को अपन 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। अगर वहाँ से अगर 1.5H2 बाहर निकल जाएंगे तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसे अपन पीओपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? टूटी हड्डी को चिपकाने के लिए, यानी अपना प्लास्टर बनवा के लाते हैं ना, वो इसे डेडी टूट जाती है तो, या सजावट में या खिलौने बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब क्रिस्टलन का जल क्या है वो देखो आप लोग। तो देखो, क्रिस्टलन का जल होता है लवण का एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, CuSO4.5H2O, तो इसमें जो 5 है वो क्या होता है? क्रिस्टलन का जल। और CaSO4.2H2O का मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्रिस्टलन का जल। यहाँ पर 2 हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज अपन ने जो लेसन है, जो राजस्थान बोर्ड का है या जो CBSE बोर्ड का या KVS बोर्ड का है, जो अपना जो टॉपिक था नए सत्र के अनुसार, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपके इसके नोट्स है ना, वो नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने जो विज्ञान क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। कब? जब आप बच्चों का प्यार मिलेगा हमें, आपके 100 लाइक्स होते मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ कि इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें और अच्छा लगेगा कि आप बच्चों के लिए और अपन मेहनत अच्छी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले चैप्टर के साथ में।